यस सर। चलिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेटा यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करते जैसे कि अगर पूछा जाए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आपका आंसर होगा C6H12O6। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो देखो तो आंसर ये होगा CH2O। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्दर कुछ टर्म्स जान लो। यहां से जो निकालेंगे बेटा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर वेट, जो कि 180 होगा। और यहां से जो निकालेंगे बेटा वो कहलाएगा फॉर्मूला वेट, जो कि देखो तो कितना 30 आ रहा है, चेक करो तो। फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट समझ आ रहा है? यस सर। कार्बन का 12 होगा ना, और 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, तो 12 2 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 30 आएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रेशियो निकाले बेटा C6H12O6, 6 12 6 का रेशियो जो आया वो आया CH2O, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ बोलो? रेशियो में 6 होगा, देखो तो कॉमन फैक्टर है ना, 6 होगा। यस सर। इस कॉमन फैक्टर को बेटा हम लोग नाम देंगे n, और कॉमन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला देखिए बनता है मॉलिक्यूलर वेट बाय फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट बाय फॉर्मूला वेट, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज के लिए n फैक्टर निकालना है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपके पास 180 है और फॉर्मूला वेट 30 है, तो यहां से भी आंसर 6 आएगा। अब आपको सम्स बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना, ये देखो। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है बेटा यहाँ से रिलेटेड? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी होता है। अगर आपके क्वेश्चन पे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछेगा तो आप सबसे पहले ये जो मेथड बता रहे बेटा, ये बोर्ड का मेथड है, बोर्ड में ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन जब आप कंपेटिटिव लेवल पे जाओगे तो इतना करने का जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग बोर्ड के मेथड से शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं इसको कैसे शॉर्ट में करेंगे। तो आपके लिस्ट में एलिमेंट होना चाहिए बेटा, उसके बाद आपके लिस्ट में होना चाहिए परसेंटेज, और ये क्वेश्चन पे दिया होगा कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है। उसके बाद आपके लिस्ट में होना चाहिए एटॉमिक वेट, और चौथा कॉलम जो होगा बेटा, चौथा कॉलम जो होगा वो होगा परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। और यहां से जो भी आएगा आप उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। इस तरीके से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेता है तो आपका 5 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप निकालोगे फॉर्मूला वेट, और आपको दिया होगा मॉलिक्यूलर वेट, ये दे देगा आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे देगा। जैसे मान लो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली ना देकर के आपको वेपर डेंसिटी दे दिया, या विक्टर मेयर apparatus का डेटा दे दिया, कुछ भी एक दे दिया, वहां से मॉलिक्यूलर वेट। और जब ये दोनों मिल जाएगा तो यहां से हम लोग n निकाल सकते हैं कॉमन फैक्टर, और जब कॉमन फैक्टर निकल जाएगा बेटा तो आपको लिखना जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला होल n। बस इससे सॉल्व कर लीजिए आप, इसको हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है बेटा, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हम करेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगा बेटा तो वो आप लोग मेरे लिए करोगे। ठीक है सर। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा। तो फटाफट नजर दौड़ा लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो तो ये किसका हाथ है? देवार्गो का हाथ है। और ये देखिए ये वेदांत का हाथ है। देख तो वेदांत है तू? हैंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है? एक हाथ में 5 उंगली, 2 हाथ में 10 उंगली, H2F10। उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? HF5। ठीक है। लेकिन अगर मान लो वेदांत एलियन है, उसके हाथ, उसके पास 3 हाथ है और एक हाथ में 5 उंगली, ऐसे मामले में भी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आएगा। अब देखो यहां से एक चीज आपके सामने आता, क्वेश्चन क्या आता सुनो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो आंसर होगा C6H6। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ध्यान से सुनना बेटा, 1 2 क्वेश्चन रखेंगे यहाँ पर, तो आंसर होगा CH। फाइन, चलो फिर से बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन, तो आंसर होगा C2H2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन, तो आंसर होगा CH। होगा ये? यस सर। अब एक सवाल का जवाब देना बेटा, क्या 2 अलग अलग कंपाउंड का सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है?
Yes, sir. Yes, sir. नो सर। हो सकता है, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। अब अगला सवाल, क्या दो अलग अलग कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है? नहीं। हो सकता है सर। हो सकता है। हो सकता है, कैसे कैसे कैसे? एक वर्ड में आंसर दे, आंसर सही है, हो सकता है, एक वर्ड में आंसर दे, कैसे? आइसोमेरिज्म। यस, वेल डन, परफेक्ट आंसर। आइसोमर का खेल हो जाएगा बेटा, क्योंकि आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन कंपाउंड अलग होगा। बात समझ में आया बेटा? ठीक है। Yes, sir. तो दो अलग अलग कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट हो सकता है। फाइन। अब एक और, अब एक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर ये सब, ये देखो, P4O10 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P2O5। H2O का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो अगला सवाल फिर बनता है, क्या एक किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? Yes, sir. और सेम होने का क्या मतलब निकलेगा कि कॉमन फैक्टर कितना बेटा? 1. 1। फाइन, ये याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, ये सब तो आप लोगों को पढ़ा दिए। ये देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बेटा, और आपसे कहा गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एलिमेंट पे बात करेंगे। तो एलिमेंट कौन है हमारे क्वेश्चन में? आयरन है। और कौन है एलिमेंट हमारे क्वेश्चन में? Oxygen. ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन है। परसेंटेज पे बात करेंगे तो ये 69.9% है, ये 30.1% है। एटॉमिक मास इसका 56 होगा, इसका 16 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 69.5, 56, और यहाँ पर करेंगे 30.1/16। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो, चूंकि बेटा याद रखना, कंपेटिटिव लेवल पे आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा जो कैलकुलेटिव होगा, और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 69.9 डिवाइड बाय 56, तो इट्स कमिंग 1.25। और यहाँ पे अगर बात करेंगे 30.1 डिवाइडेड बाय 16, तो ये बेटा आ रहा आपका 1.88। अब आगे क्या करना, ये जो भी नंबर आएगा बेटा, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी नंबर से सबको डिवाइड कर दो। तो अगर 1.25 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1.88 को अगर 1.25 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आ रहा 1.5। और अगर 1.5 आ जाए बेटा, या किसी भी कैलकुलेशन में 0.5 आ जाए, तो याद रखना उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? Fe2O3। देखो समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, सोडियम है। परसेंटेज 30.1, हाइड्रोजन का 0.8, फास्फोरस का 24.6 और सोडियम का 36.5। एटॉमिक मास 16, 1, 31, 23। अब अगर सारे वैल्यूज को डिवाइड करना शुरू करें तो सबसे पहले 38.1 को बेटा अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो इट्स कमिंग 2.38। ये 0.8 आएगा। 24.6 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 31 से तो ये आ रहा है 0.8। और अगर हम लोग 36.5 को डिवाइड करते हैं 23 से तो ये आ रहा है 1.6। तो बोलो सबसे छोटा नंबर कौन है? 0.8। इसका मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। देखते ये 4 होगा। 2.38 को रफली 2.4 ले लो। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? O4HPNA2। देखो तो समझ आ रहा है? सर 3 होगा ना ऊपर वाला? कौन सा बेटा? सिंपलेस्ट रेशियो में हाँ बोलो, पूछो। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का डिवाइड करने पे कितना है बेटा? 2.38 है ना? उसके बाद क्या सिखाए थे कि जो सबसे छोटा नंबर होगा, अच्छा हाँ सॉरी मेरा मिस्टेक है, 3 होगा, ये 3 होगा, तो O3। ठीक है। ये तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है बेटा? कुछ पूछना है नहीं सर। तो बेटा पेन पेपर लीजिए, रेडी हो जाइए और क्वेश्चन दे सॉल्व कीजिए। छोड़ दीजिए इसको, ये सब्जेक्टिव है। आइए सॉल्व कीजिए। ऑप्शन सी।
सर नहीं। अब सुनो नहीं समझ में आया। सुनो सुनो बेटा, क्वेश्चन में रेशियो दे दिया, याद रखना जनरली परसेंटेज दिया होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में रेशियो या वेट भी दे दिया जाए तो बेटा वही गेम खेलना जो सिखाएं। और कंपेटिटिव लेवल में उतना कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, देखो डायरेक्ट कैसे मारेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बस याद रखना किसके बाद क्या लिखना था, बोलो तो एलिमेंट के बाद क्या लिखते थे, परसेंटेज ना, यस सर। यहाँ रेशियो लिखी हुई है। उसके बाद क्या करते थे, जो परसेंटेज आता था उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते थे बेटा, तो कर दो एटॉमिक वेट से डिवाइड। अब इसके बाद इसका वैल्यू कितना आया, ये 1 आया, इसका वैल्यू कितना आया बेटा 0.25 आया, इसका वैल्यू कितना आया, ये 16 है, तो ये भी 0.25 आया, ये 0.5 आया। उसके बाद क्या सिखाते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी से सबको डिवाइड कर दो, तो देखो ये आएगा 4112। अब मिलाओ तो आंसर आया। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी सर। यही आएगा बेटा यहाँ तक। यस सर। अब इसका रेशियो निकालना है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 75.8 बाई 75 इंटू रेशियो निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 24.2। रफली काट बेटा, इसको कट गया, 8 2 जा 8 3 जा, तो x2 आया y3 आया, तो आंसर x2 y3। क्लियर है बेटा, इजी होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देख बेटा यहाँ पे कई सारा खेल एक ही खेल को घुमा फिरा के चलने वाला है। अभी तक जानते हो क्या था, अभी तक ये जो सब प्रॉब्लम कर रहे थे इसमें क्या था, इसमें आपको कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया गया कि भाई कौन कितना कितना परसेंट है, और आपसे फॉर्मूला का डिमांड किया गया। अब उल्टा खेल होगा, अब आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपसे परसेंटेज का डिमांड किया जाएगा। ये सब फॉर्मूला छोड़ो, नर्सरी क्लास का फॉर्मूला, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। देखो तो ये पूरा आपके हम सॉल्व करके रखे हैं, पूरा पढ़ो, किसी को कुछ भी डाउट है बोल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। कैसे देखते, इस बार फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला इज गिवन, परसेंट पूछा है, थोड़ी देर पहले परसेंट देके फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला देके परसेंटेज पूछा है। चेक करते बेटा, समझ आ रहा है? यस सर। ये तो बेटा नर्सरी क्लास का प्रॉब्लम है, याद करो जब बच्चों लोगों को पहली बार मैथ्स में अरिथमेटिक में परसेंटेज निकालना सिखाया जाता है तो यही सिखाया जाता है कि परसेंटेज निकालने के लिए जिसका निकालेंगे वो ऊपर होगा, नीचे टोटल होगा इनटू 100। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कितना परसेंट सोडियम है भाई, तो इसमें सोडियम कितना हो गया 23 इंटू 2 46, तो ये 46 हो गया। नीचे टोटल मतलब ये पूरी की बात करेंगे, पूरा 142 हो गया इंटू 100। इसी तरीके से देखो सबका निकाला गया, चेक करो तो। यस सर। बस सर वो सल्फर की जगह सोडियम और ऑक्सीजन की जगह सोडियम लिखा है। प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये कॉपी पेस्ट में हो गया। यस सर। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। अब सुन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो बेटा, एम्स में और नीट में भरपूर क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, बहुत पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है। कैसा पूछेगा वो देखो। आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, आपको बोलेगा एक कंपाउंड है, सुनो ध्यान से, कंपाउंड का नाम दे देगा सोडियम सल्फेट, और ऐसा कंपाउंड का नाम देगा ना बेटा जिसका फॉर्मूला आपको पता ही नहीं होगा। जब भी देगा ऐसा कंपाउंड देगा जिसका फॉर्मूला पता नहीं होगा।
बोलेगा सोडियम सल्फेट कंपाउंड है, और बोलेगा कि उसके अंदर जो भी कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, उसके अंदर 22.54% सल्फर मौजूद है। तो पूछेगा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या बताओ, ये पूछेगा। ठीक है, चलो इसको एकदम सिंपल लॉजिक से सॉल्व करते हैं। बोलो, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब पूरे की बात कर रहा है बेटा, यस और सर, पूरे का मतलब कितना परसेंट होगा बेटा? 100%। तो देख कैसे लिख सकते हैं कि 22.54% जो है वो 32 के बराबर होना चाहिए। 100% जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है कैसे यूज करना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछेगा इसी से, और एक घुमा करके पूछेगा। अब देख कैसे पूछेगा। आप बोलेगा एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, अगेन आपको ऐसा कंपाउंड देगा जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, और इस बार मॉलिक्यूलर वेट क्या देगा आपसे कि मॉलिक्यूलर वेट 142 है, और उसमें और आपसे कहा जाएगा कि इसके अंदर सोडियम मौजूद है, और ये भी बोल देगा कि 32.39% सोडियम है। तो पूछेगा सोडियम का नंबर ऑफ एटम्स पता करो, उसमें उस कंपाउंड में कितना एटम ऑफ सोडियम है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोलो 142 मतलब कितना परसेंट दिया, बोल। 100। हम लोग कह सकते हैं कि 100% जब वो 142 है, तो सोडियम कितना भाई? 32.39। ये सर कितना? बोल बेटा। सर 50% नहीं सर, 100% हमको समझ नहीं आया, उसमें तो सोडियम और सल्फेट दोनों है ना। एक बात बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब पूरा मॉलिक्यूल का बात हो रहा है या किसी एक पार्ट का बात हो रहा है? सर पूरा का बात। तो पूरा कोई भी चीज 100% होगा ना, हाँ अदरवाइज। सर, लेकिन तो फिर आप 100 से क्यों यहाँ मल्टीप्लाई तो किए? बस हाँ, बोलो। सर, यहाँ लेकिन सोडियम का हम लोग यूज कर रहे हैं ना। आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, रखो अपना डाउट्स रखो। हम यही चाहते हैं बेटा, बात करो। भली मे भी आपका क्वेश्चन सिली हो सकता है, लेकिन बात किया करो, चुप मत बैठना, भूल जाओ ये क्वेश्चन। ठीक है, मान लो हमारे पास एप्पल है, बनाना है, और कोई मैंगो ले ले एक बास्केट में। ठीक है, उसमें मान लो कि 2 एप्पल है, 1 बनाना है और 4 मैंगो है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेंगे कि कितना परसेंट एप्पल है, तो बोल कैसे निकालोगी? सर 2 बाय टोटल, तो भाई 2 ले ले बेटा आप, क्योंकि सर 2 है। है ना? हाँ सर। तो मान लो ये आ जाएगा 2 बाई टोटल। टोटल कितना हो रहा है? 7। 7 sir. ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो रफली बोलो कितना आ जाएगा? 200/7। 200/7 का मतलब लगभग आपका पास आंसर जो आएगा बेटा, वो आएगा 28.57 से फॉर एग्जाम्पल। अब चलो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ये घुमाते हैं कि एक बास्केट में 28.57% एप्पल है, और उस बास्केट में टोटल 7 फ्रूट्स है। तो कितना नंबर ऑफ एप्पल है? तो बोल कैसे निकालोगी? भूल जाओ केमिस्ट्री, सिंपल मैथ्स पे आ जाओ बेटा। बोलो क्या करोगे? मैथ्स के हिसाब से आंसर दो बेटा, बोलो। सर 28.57 के लिए 7 है, तो 100% के लिए कितना होगा? तो आप 7 को कितना पकड़ रहे हो बेटा? 100 क्यों पकड़ रहे हो बताओ? नहीं सर, 7 है। हाँ समझ गए सर। है ना, 7 को 100% पकड़ेगी हाँ। ना टोटल को। हाँ सर। क्लियर है मैटर? हाँ सर। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था, ये कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट 142, उसके अंदर सोडियम मौजूद है, 32.39% सोडियम है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम आपसे पूछ लिया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 100% कौन है भाई? 142 यार। 100% कौन है हमारा? 142। तो सोडियम कितना है? 32.39%। निकाल देंगे 142/100 इंटू 32.39। इसको सॉल्व करके देखना, आपका आंसर 45.9 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर
45.9 के आसपास आएगा। अब आप कहोगे कि एक सोडियम एटम जो होता है वो 23 को रिप्रेजेंट करता है, तो 49.5 का मतलब 46 आया, तो कितना सोडियम एटम होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी जो आएगा आप उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। और जो कंसेप्ट बताया बेटा देख लो, और देखने के बाद अब ये प्रॉब्लम देते हैं, इसको सॉल्व करो। सर ऑप्शन ए। एनी डाउट? No, sir. ये सब क्वेश्चन बेटा थोड़ी देर पहले जो दिए वो भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी नीट का ही आया हुआ है। सर दिल्ली। Sir D. क्या ऐसा कुछ आया आप लोगों का? किसी को कोई डाउट है? यस, नो। अब सुनो, ये कंसेप्ट तो दे दिए बेटा, अब इसी सम्स को बनाने का एक और डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन कंडीशन याद रखना, ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करोगे जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। किस तरह का? जहां पर परसेंटेज देके मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, या फिर परसेंटेज और मॉलिक्यूलर वेट देकर के नंबर ऑफ एटम पूछेगा। और ये फॉर्मूला बेटा आपके नोट्स पे नहीं मिलेगा, वहां नोट्स पे नहीं है। तो ये देखो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनटू 100 बाय परसेंटेज। ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप, आपके क्वेश्चन पे जो पूछ ले, जिसको अननोन कर दे आप उसको डायरेक्ट निकाल लो। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनटू 100 बाय परसेंटेज। इससे सॉल्व करके देखो तो आंसर सेम आ रहा, चेक करो तो एक बार, नंबर ऑफ एटम्स निकालो। हाँ सर, इससे ही किए थे, आया था तो। ये फॉर्मूला नोट कर लो। और सेम एक और प्रॉब्लम दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन जेई में पूछा था बेटा, निकालो इसको। सर ये पीएमटी, ये भी पीएमटी का ही क्वेश्चन है।
सर डी। सर सी। बेटा सबसे पहली बात, आप नीट के स्टूडेंट हो, आपको तो ऐसी डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम मौजूद होता है। और अगर आप फॉर्मूला से निकालने जाओगे तो फॉर्मूला क्या दिए बेटा, देखो तो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम इनटू 100/%। यहां से अगर नंबर ऑफ एटम निकालना तो फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू परसेंट बाय ए इनटू 100। पुट करो इसको 67200 इनटू परसेंट कितना है बेटा, अभी परसेंट को समझो, परसेंट कितना दिया हुआ 0.33, तो 0.33 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 सिंप्लिसिटी के लिए, बाय ए हो गया 56 और 100, तो ये 2020 कट गया बेटा, 3 से काट कर देखो ये कितनी बार जाएगा, 3 2 2 4 और 56 को काट कर देखो 4। ठीक है, आपका कैलकुलेशन में गलत हो रहा है बेटा, देख चेक करो। एनीवन एनी डाउट? नो सर। तो आगे बढ़ते बेटा, अब आ जाओ लिमिटिंग रिएजेंट पे बात करते हैं। अब ध्यान से एक बात को समझना कि कब और कहां इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। उससे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, आप लोग एक क्वेश्चन देते बेटा, एक नहीं, बम्पर ऑफर चला, एक के साथ 3 फ्री। क्वेश्चन है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन है कि अगर 3 ग्राम कार्बन दे दिया जाए तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा इन ग्राम। दूसरा क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया जाए तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा इन ग्राम। और थर्ड क्वेश्चन है 3 ग्राम कार्बन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया जाए तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सॉल्व करके फटाफट, एकदम 2-2 लाइन का खेला है बेटा, फटाफट बता था, पहला का आंसर, दूसरा का, तीसरा का। सर पहला सर 11। 11 आएगा, चलिए सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। दूसरा का 20। सर फर्स्ट का 11, सेकंड का 22, थर्ड का 11। यस सर, मेरा भी उतना ही आ रहा है। बट क्या कर रहे हैं बेटा? सेकंड का भी 11 आ। सर सबका तो 11 आ रहा है। सबका 11 आ रहा है, तब सबका मेरा 11। मिस्टेक हो गया। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 4 ग्राम ऑक्सीजन ले ले बेटा, ले अब कैलकुलेशन कर, 4 ग्राम ऑक्सीजन तो 4 16। तो बोल, पहला का तो 11 आएगा बेटा 3 ग्राम कार्बन का, 4 ग्राम ऑक्सीजन का बोल बेटा 5.5 5.5 ग्राम, बिल्कुल सही। अब आ जाओ बेटा आखिरी वाले का आंसर बताओ। 5.5, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। अब यहाँ सुनो, फर्क देखो। 5.5 कैसे आ रहा है? क्या हुआ बेटा? 5.5। बिल्कुल 5.5 आएगा। उसी पर डिस्कशन करने जा रहे। सुनो, जब आपके पास क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट का डेटा दिया हो और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन का डेटा दिया, प्रोडक्ट पूछा, सिंपल यूनिटी मेथड से बना डालिए। अगर आपके क्वेश्चन पे एक रिएक्टेंट पूछा हो, ये देखो सेकंड वाले में, और प्रोडक्ट मांगा हो, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट दे दिया जाए, उसका डेटा और प्रोडक्ट पूछा जाए, तब आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट का जरूरत पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट तब आपको जरूरत पड़ेगा बेटा जब आपके क्वेश्चन पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा दे करके आपसे प्रोडक्ट का डेटा का डिमांड किया जाएगा, जो कि तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हुआ। और ऐसे मामले में कई बार आपको क्रॉस चेक करना होगा कि विच इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट,
और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के बेसिस पे आपको बाकी सारा कैलकुलेशन करना होगा। तो अगर हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, तो हमारे पास 3 ग्राम कार्बन है। तब सोचो 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, तो 3 ग्राम कार्बन के लिए आपको कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा? 8 ग्राम। पर आपका डेटा कहता है कि आपके पास सिर्फ 4 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब आप ये रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो कौन शॉर्ट पड़ गया बेटा? ऑक्सीजन। इसका मतलब वही लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं। अब यहां से देखो तो अगर 4 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि 1.5 ग्राम कार्बन जरूरत पड़ेगा, है ना? यस सर। हाँ सर। और मेरे पास 3 ग्राम कार्बन है, तो इसका ये भी मतलब निकलेगा कि 1.5 ग्राम कार्बन अनरिएक्टेड रह गया, है ना? यस सर। लिमिटिंग रीजन कौन डिसाइड हुआ बेटा, कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। जो लिमिटिंग रीजन होगा उसी के रेस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन होगा। तो 32 ग्राम के लिए 44, 4 ग्राम के लिए निकालो 5.5 ग्राम। और वैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी देखो आपका आंसर यही आएगा। समझ रहे कंसेप्ट? सर सेकंड पार्ट वाला का बता दोगे ना? कौन सा बेटा? तो सिर्फ 4 ग्राम ऑक्सीजन वाला 2 पार्ट to बी। 4। थोड़ा जोर से बोल, तेरा आवाज कट कट कर आ रहा बेटा। पार्ट बी 4 ग्राम ऑक्सीजन के लिए CO2 कितना होगा? पार्ट बी बोल रहा है। अबे गधा गजेड़ी, होश में नहीं है तू रे? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बे तू, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ के मेरा किडनी तोड़ देगा। यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, क्या है बेटा? आप ये कह सकते हो कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। बोल। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अब ये पूछ के, हाँ लेकिन सर। सच में यार तू क्लास का पूरा स्टैंडर्ड को गिरा दे रहा है। ये आप नहीं पूछ सकते बेटा। हो गया नहीं, थोड़ी देर पहले हम प्यार से क्या बोल दी कि ये कैन आस्क सिली क्वेश्चन, तो इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि तू सिली टू दी पावर सिली क्वेश्चन पूछेगा बे गधा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूछना मत बंद कर देना, पूछते रहना बेटा, पूछने का हैबिट बनाए रखो। चलिए, तो ये सब छोड़ दीजिए डेफिनेशन वगैरह, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये सब बच्चे लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए। सर बी। ऑप्शन बी। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा, या तो कहो गलत प्रिंट हो गया या गलत लैंग्वेज हो गया, जो भी बोलो, लेकिन आपका आंसर बी सही भी है और नहीं भी। एक्चुअली देखो, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यस सर। और बैलेंस करने के टाइम पे अगर इसको हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। अब एक और लैंग्वेज बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, जिसको पता है थोड़ा वेट कर ले बेटा, पर जिन लोगों को नहीं पता वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमारे क्वेश्चन पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। ऐसे मामले में याद रखना बेटा, जो कोफिशिएंट आप उसको वॉल्यूम मान सकते हो, बट ये तभी रूल अप्लाई करना जब गैस का मामला हो। जो कोफिशिएंट आप उसको मोल भी मान सकते हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मास के टर्म में होता तो जो कोफिशिएंट है वो मास नहीं होगा, यानी कि आप इसको 2 ग्राम और 1 ग्राम और 2 ग्राम नहीं कह सकते। तो जो कोफिशिएंट होगा आप उसको वॉल्यूम मान सकते हो। वॉल्यूम मानने का मतलब क्या हो रहा है
दो वॉल्यूम का मतलब आप उसको कुछ भी मान सकते हो, जैसे दो वॉल्यूम का मतलब आप उसको मान लो कि ये 2 मिलीलीटर है, तो फिर ये 1 मिलीलीटर होगा, ये 2 मिलीलीटर होगा। अगर आप इसको 2 लीटर मानोगे तो ये 1 लीटर होगा, ये 2 लीटर होगा। अगर इसको आप 2 गैलन मानोगे तो ये 1 गैलन होगा, ये 2 गैलन होगा। तो गैस के मामले में जो कोफिशिएंट है, यू कैन टेक दैट एज वॉल्यूम, आप उसको वॉल्यूम मानकर चल सकते हो। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 2 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर। अब आज लिमिटिंग रीजन डिसाइड करते हैं। हमारे क्वेश्चन पे ऑक्सीजन कितना 30 ml है, तो अगर ऑक्सीजन 30 ml है तो ये कितना होना चाहिए, बोल बेटा 60 होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। देखो तो हमारे डेटा में ये 30 है, यानी दिस कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसके रेफरेंस में बात करेंगे, इसके रेफरेंस में बात करेंगे तो 30 ml अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका मतलब ये 15 ml चाहिए, तो ये कितना ml बन जाएगा, 30 ml प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट 30 ml आपका बिल्कुल सही आंसर है। पर यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि इस रिएक्शन में, आफ्टर रिएक्शन आपके पास प्रोडक्ट में 30 ml CO2 और 15 ml O2 के तौर पे मिलेगा, यानी आपको ओवरऑल मिलेगा 45 ml ऑफ गैस, क्योंकि आपको गैस पूछा है तो दोनों गैस हो गया ना उसमें, तो आंसर यहाँ 45 होगा। बोलो समझ में आ रहा बात? लेकिन ये इस तरीके का नहीं रहेगा, वहां पे आपको बोल सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द मिक्सचर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर गैस, इस तरीके का लैंग्वेज यूज किया जा सकता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बेटा। और यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो सुन लो। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 50 kg है, दिस इज 50 kg। अब सॉल्व करो। ऑप्शन सी। देखो गड़बड़ हो गया, चेक करो। सर ऑप्शन बी। यही होगा ना, चेक करो ना। क्या लिखेंगे, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का। तो हाँ इक्वेशन क्या सर। बनेगा बेटा, N2 प्लस 3H2 2NH3। अब इसका मतलब क्या बनेगा, 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम। बट आवर क्वेश्चन इज गिवन इन किलोग्राम, तो सबको किलोग्राम में ले लो, कोई बात नहीं। अब एक एक डेटा को क्रॉस चेकिंग करो। 50 kg, तो अगर 50 kg लेंगे बेटा तो 50 kg का मतलब क्या होगा, 50 kg का मतलब होगा 6/28 इंटू 50। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 6 6 का मतलब कितना हो गया, 6 इंटू 50 300 ना। 300 को 28 से डिवाइड करने पर आपका आंसर 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन 10 से ज्यादा आ रहा। पर हमारे क्वेश्चन पे 10 kg हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन शॉर्ट पड़ गया। तो हाइड्रोजन शॉर्ट पड़ने का मतलब यही हमारा लिमिटिंग रीजन हो गया। तो इसके रेफरेंस में कैलकुलेशन करेंगे, क्या कहेंगे, 6 kg के लिए 34 kg, 10 kg के लिए कितना, तो 34/6 इंटू 10 कर दो, जो होगा वो आपका आंसर होगा। चेक करो। यस सर, ठीक है। सर ठीक 50। है, चलो बेटा नेक्स्ट सॉल्व करो।
सर ऑप्शन ए। और इस बार देखो आपको लिमिटिंग रीजन का जरूरत का क्वेश्चन नहीं है बेटा, यहाँ पर ये तो सिंपल से क्वेश्चन बात कर रहा है। देखो तो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस रिएक्ट करके HCl गैस दे रहा है। अब ध्यान से देखो, एक गैस के लिए मास दे दिया क्वेश्चन में और बाकी गैस के लिए वॉल्यूम पूछा है, तो इसको मोल से सॉल्व करो। 1 मोल 1 मोल 2 मोल। 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन एनटीपी पे बात कर रहा है। यहाँ पे भी 1 मोल का मतलब बेटा 22.4 लीटर, और यहाँ 2 मोल का मतलब होगा 2 इंटू 36.5। नाउ योर क्वेश्चन इज 3.65 ग्राम इज दिस, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, चेक करो तो आ रहा है ये 1.12 लीटर दोनों में। सर ठीक है। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। इडियोमेट्री, अब इसके बारे में एक चीज बताना, जरा सुन ले बेटा। पिछले 5 साल से अगर आप लास्ट 5 इयर्स का जेई मेंस का पेपर उठाओ, एडवांस का पेपर उठाओ, इडियोमेट्री पे क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। नीट पे अभी तक बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, पर पूछ सकता है। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं बेटा, तो ये टॉपिक आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। लेकिन अगर आप सीबीएसई या आईएससी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये टॉपिक आपको मिलेगा क्लास 11 के चैप्टर में, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स बोल कर टॉपिक आएगा, वहां पे मिलेगा। जहां पर इडियोमेट्री में हम लोग बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाएगा, कॉम्पोजिशन पूछ सकता है आपसे। और अभी आपको हम जो भी बताने जाएंगे बेटा, यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं दिखाएंगे, वो असाइनमेंट में दे दिया आपको। यहाँ पे सारा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन किया करना है, क्या तरीका होगा सॉल्व करने का। उसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके रखो बेटा, तो देखना एमसीक्यू बहुत इजीली बन जाएगा। तो एक आपके पास डिवाइस होगा, जिस डिवाइस को हम लोग इडियोमीटर कहेंगे, और ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट इसी इडियोमीटर डिवाइस में किया जाएगा। और इस पूरा मेथड का नाम होगा इडियोमेट्री। और इसमें कुछ रूल्स होगा आप लोगों के लिए, जिसको ध्यान में रखना। तो पहले रूल्स पे सुन लो, और अगर जरूरत पड़े आपको आपको लगे कि सर इसको मेरे को नोट करना, कि कभी प्रॉब्लम बनाने के टाइम में वो जरूरत पड़ेगा, तो आप नोट कर सकते हो, पहले सुन लो। सबसे पहला नियम तो ये याद रखना कि इडियोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त किसी भी सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम आप 0 मानकर चलोगे। दूसरा ये बात याद रखना कि एक टर्म आएगा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, कितना आप ऑक्सीजन इस्तेमाल किए, माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2। एक और आपके पास टर्म आएगा सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ CO2। और आपसे अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एल्कालाइन पायरोगैलेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब आपको यह समझना है कि इस मिक्सचर में जितना भी O2 था वो सब का सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए NaOH या KOH का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब होगा कि आपके सॉल्यूशन में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब का सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये इक्वेशन बेटा आपको याद करना होगा, CxHy plus x plus y by 4 O2 will give you x CO2 and y by 2 H2O। देख लो, अगर ये जानते हैं, याद है तो अच्छी बात, नहीं तो 2 मिनट का टाइम दे रहे बेटा, जो जरूरत का आपका फटाफट नोट कर लो, नोट करके रखो, ताकि प्रॉब्लम पे बात करेंगे।
हो जाने से बोलना, बैठे मत रहना। हो गया। अब अगला जो पार्ट बताने जा रहे बेटा वो भी सुन लो, और अगर जरूरत महसूस हो तो उसको भी नोट कर लेना आप लोग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो सिस्टम होगा बेटा, उस सिस्टम को समझ लो। आपसे क्या क्या कहा जाएगा, ध्यान से सुनना। आपसे कहा जाएगा कि इडियोमीटर का डिवाइस है, जिस डिवाइस में हाइड्रोकार्बन लिया गया और उसको ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड किया गया, जलाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पे क्या मिलेगा, जवाब दे। CO2 and CO2 और and CO2. तो आपके क्वेश्चन पे हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम बता देगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बता देगा। और ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन का कौन सा ऑक्सीजन है जो आप लिए है वो, ठीक है। एक्सप्लोड करने के बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, और जितना ऑक्सीजन आप लोगे जरूरी नहीं कि वो पूरा यूज हो जाए, तो कुछ बच जाएगा। यानी एक्सप्लोड करने के बाद आपके पास जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में 3 चीज का वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम। अगले स्टेप में आपसे कहा जाएगा कि इस मिक्सचर को ठंडा किया गया। तो ठंडा करने का मतलब होगा कि वाटर जो है अब वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और एज पर रूल हम लोग लिक्विड को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास मिक्सचर में जो वॉल्यूम कंसीडर होगा वो सिर्फ 2 चीजों का कंसीडर होगा, CO2 और कितना O2 अनयूज्ड बचा हुआ है। उसके बाद फिर आपसे कहा जाएगा कि इसको KOH से पास करवाया गया। तो बोलो KOH किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2. आपके पास जो बचेगा वो O2 बचेगा। अब इसके आगे कह भी सकता, नहीं भी कह सकता कि अल्कालाइन पायरोगैलल सॉल्यूशन से पास करवाया गया, बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता। ये सेटअप आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज देखो, और लैंग्वेज के बाद अगर आप इस सिस्टम को नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। और उससे पहले एक चीज देखो, सुनो रे बेटा, यहाँ एक्सप्लोड करने के बाद मान लो 10 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 20 मिलीलीटर पानी जो वेपर के फॉर्म में, और 30 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन तैयार हुआ। ठंडा करने के बाद अब क्या बोलेंगे, बोलो तो बोलो। तो ठंडा करने से पहले मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना मिला आपको, 60 ठंडा करने के बाद आपको मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना मिला, 40 milliliter. 40। और KOH से पास करवाने के बाद आपको वॉल्यूम कितना मिला, 30 milliliter. 30 ml। ध्यान रखना, ये जो पहला ठंडा करने पर घट गया, इसी का नाम होगा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। और KOH से पास करवाने के बाद जो घटा, उसका नाम होगा सेकंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो थोड़ी देर पहले आप टर्म लिखे ना बेटा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, वो ठंडा करने के बाद और KOH से पास करने के बाद है। ठीक है यहाँ तक? Yes. तो देख लो, अगर आप इस सिस्टम को नोट करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज क्वेश्चन पे आते बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे। यस ये देखो, ये रहा बेटा आपके लिए क्वेश्चन, और मेरे साथ फॉलो करो और देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद जो सवाल पूछेंगे जवाब देना बेटा। पढ़ लिए तो जवाब दो। What is the volume of hydrocarbon in our question? 10 ml 10 ml. 10 ml. What is the volume of oxygen taken? 80 ml 80 ml. है ना, ऑक्सीजन टेकन। अब ये बताओ कि the remaining gas occupied 70 ml. remaining gas occupied 70 ml का मतलब देख तो,
क्या इसकी बात कर रहे हैं हम लोग? Yes, sir. इसका मतलब 70 ml किसका वॉल्यूम है बेटा? CO2 and O2. हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ हाँ, लेकिन CO2। बोला नहीं। हाँ यही बोले ना, बोला नहीं, लेकिन आपको वही सिस्टम पकड़ के चलना बेटा कि जलाने के बाद उसको ठंडा करना ही है। ये प्रोसेस, ये एक्सपेरिमेंट का नियम होगा बेटा, समझे? ओके सर। कई क्वेश्चन में बोल देगा, कई कुछ, इसलिए आपको हम सिस्टम पकड़ाने का कोशिश की, कई बार नहीं भी बोलेगा। तो याद रखना, जैसे ही जलाया गया है ना, देखो जलाने की बात किया ना, जलाने के बाद जो भी वॉल्यूम होगा बेटा याद रखना, वो ठंडा करने के बाद ही का वॉल्यूम लिया जाएगा। तो अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ CO2 और क्या था बेटा? वॉल्यूम ऑफ O2 कैसा O2? Unused. unused। अनयूज, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना? अब ये बताओ, $50 ml ये किसका वॉल्यूम है? Volume of unused O2. O2. O2 है ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला कि पहले 70 ml था, KOH से पास करने के बाद वो 50 ml बच गया, तो 70 से 50 जो 20 गायब हुआ वो कौन होना चाहिए? तो KOH अपने साथ ले गया तो CO2। CO2. इसका मतलब क्या होगा बेटा कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 20 ml and volume of unused O2 will be your 50 ml. So now tell me, what is the volume of used O2? 30 ml. 30 ml. 30 ml। पहले आप 80 लिए ना बेटा यहाँ, और 50 यूज नहीं हुआ है ना? अच्छा, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, समझ रहे? यस सर। तो सबसे पहला काम होगा आपको अपना डेटा तैयार करना बेटा। जो क्वेश्चन पे दिया होगा वो डेटा तैयार कर लिया हम लोग। अब अगला स्टेप क्या होगा सुनो। अगला स्टेप होगा वो इक्वेशन लिखेंगे जो आपको लिखवाया गया, CX plus CXHY x plus y by 4 O2 gives you x CO2 and y by 2 H2O। ठीक है, अब ये बताओ, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन का। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन what is the volume of hydrocarbon, oxygen and carbon dioxide according to equation? 10 ml and 80 ml। Okay, fine, repeat करें, not according to question, according to equation। Sir, 1 ml hydrocarbon. क्या सिखाए थे, याद है ना? अगर गैस होगा तो जो उसका कोफिशिएंट होगा वही उसका वॉल्यूम होगा, याद करो, बोलो, ये होगा ना? यस सर। तो इक्वेशन क्या कह रहा है? इक्वेशन आपको बोल रहा है कि एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए x + y/4 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, तब जाकर x वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पर पानी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। बोलो क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि लिक्विड है अब। क्योंकि इसको ठंडा करके लिक्विड बना चुके हैं ना। अब आ जाओ, बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हाइड्रोकार्बन कितना है? 10 ml. इसका मतलब अगर एक के लिए x + y/4 होगा तो 10 के लिए कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं? Into 10. हाँ. 10 into और ये होना चाहिए 10x. बेटा। याद रखना, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे ये दोनों लाइन आपका कांस्टेंट होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा बेटा, क्योंकि ऊपर का इक्वेशन कांस्टेंट है तो सेकंड लाइन भी कांस्टेंट होगा। जो वेरी करेगा थर्ड, जो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं बेटा। लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करेंगे। बोलो राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? राइट साइड में 20। अरे लेफ्ट साइड भी तुम लोगों को पता नहीं है यार। 10x. 10x ना, ये Yes, देखो, sir. इसको राइट बोलते, इधर वाला राइट होता। अब ये भी पढ़ लो बेटा, अब यही बच बाकी रह गया, अब तुम लोग को लेफ्ट और राइट पढ़ाना पड़ेगा। देख लो, नहीं सच में यार, मतलब हमको लगा आज बोल के गलती कर गए कि बेटा सिली क्वेश्चन पूछ लूं, मतलब आज हम लोग टारगेट कर ही, चलो सर से सिली पूछेंगे, है ना? सर हम तो वही बोल रहा था सर, राइट ही का तो सर CO2 राइट में कहा 20 दिया हुआ है। 20 बोली रे गधी। हाँ तो सर 20 तो है ना सर, आया 20 अरे ये ml लेफ्ट एंड में 20 है, राइट में 10x है ना? हाँ, तो अब कंपेयर करने पे, हाँ ऑफ कोर्स दोनों इक्वल है, लेकिन आप उसको जब लेफ्ट राइट पूछ रहे तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया बेटा हम लोगों का। अब ये क्या है बोलो तो? ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम है ना? Used up. और कैसा ऑक्सीजन आप इस्तेमाल किए, क्योंकि रिएक्शन का डेटा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10x + y/4 = 30,
और x का वैल्यू 2 निकल चुका है। पुट करो, बताओ तो y कितना आ रहा है, चेक करो जरा, कहाँ भाग जाता है बरोबर। Y4 y4 होने का मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C2H4। क्लियर है? देख ले बेटा, एकदम सिमिलर प्रॉब्लम अभी आप लोगों को बनाने को देंगे, तो देख लो तरीका क्या होगा। सबसे पहले डेटा तैयार करो, फिर इक्वेशन तैयार करो और उसको कंपेयर कर लो, ठीक है? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फिर C2H2 हाँ C4H10. चलो आप लोग अपना बना लिए बेटा, और हम सॉल्व कर रहे हैं, मिलाओ और जहां पे दिक्कत होगा बोलना। पहले बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? No sir. नहीं सर। किसका C4H10 आया, देख बेटा कहाँ गड़बड़ की। Yes sir, আসলে ওখানে পড়তে ভুল করেছিলাম কোশ্চেনটা। ঠিক আছে মা, এবার কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ তো? স্যার ঠিক আছে। না না। बाकी बेटा लोग सबको सही आगे बढ़े, समझ में आ रहा तरीका? Yes sir. Yes, sir. चलिए बेटा अगला क्वेश्चन एक बार आप लोग कोशिश करो तो।
तो सुनो बेटा लोग, रुक जाओ 2 मिनट में बात ध्यान से सुनो। क्या इस बार आपके क्वेश्चन पे ऑक्सीजन दिया है? No, sir. नहीं No, दिया sir. है। अब सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे ऑक्सीजन का डेटा ना दिया जाए तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो बताने जा रहे हैं। एंड अगेन सिमिलर प्रॉब्लम आपको एक प्रैक्टिस के लिए देंगे, ठीक है? अगेन पहला काम वही होगा, डेटा बनाएंगे, लेकिन इस बार डेटा बनाने का तरीका क्या होगा वो देखो। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन 5.2, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन 7.8 एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन 10 ml। बोलो समझ में आया क्या लिखे? बस इससे ज्यादा आपका डेटा ही नहीं बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन का डेटा ना दिया जाए बेटा, तो जो थोड़ी देर पहले हम लोग जैसे डेटा बना रहे थे कि कितना ऑक्सीजन लिए, कितना यूज हुआ, कितना बचा, वो सब बनेगा ही नहीं। ऐसे मामले में कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करना। अब देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं कि CXHY प्लस बड़ा भागता है यार, पता नहीं कितना, X plus Y by 4 O2 will give you X CO2 and Y by 2H2O। देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं 5.2, तो ये होगा 5.2 x प्लस वाई बाई 4 और ये होगा 5.2x। अब याद करो, आपके कॉपी के आपके सामने लिखा होगा बेटा, मिला लेना, इसको मिलाना कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ यूज्ड O2 माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू कितना है बेटा 7.8, ये है 5.2 प्लस ये कितना है 5.2 x प्लस वाई बाई 4 माइनस 5.2x। देख तो लिख सकते हैं, समझ में आ रहा डेटा कैसे पुट किया गया, चेक कर। Yes, sir. अब अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देख तो आएगा 2.6, और थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन कर, बोल तो माइनस 5.2x कट जाएगा हाँ Yes, sir. ब्रैकेट खोलने पर, है ना? तो इसका मतलब बचा क्या बेटा, आपके पास बचा 1.3y 5.2 y बाई 4, है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, y का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 2 हो गया एक पार्ट सॉल्व, तो y का वैल्यू 2 आ गया। 2 अब आ जाओ सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन क्या था बेटा, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ CO2। तो बोलो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन कितना हमारा 10, और ये कितना आएगा 5.2x। तो बोलो तो x आएगा 1.9 के आसपास, विच कैन टेकन एज 2, क्योंकि ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला होगा C2H2। यस देख सर। लो, किसी को कोई भी डाउट कुछ पूछना बोलो बेटा। सर CO2 का वॉल्यूम नहीं समझा है सर। हाँ बेटा, 5.2x सर CO2 का वॉल्यूम कैसे लिए 5.2x? CO2 का वॉल्यूम 5.2x सर कैसे लिए? फिर तुम गांजा पी के बैठा हुआ, ये किसका वॉल्यूम है बेटा? ये सब क्वेश्चन तुम नहीं पूछ सकता है। बोल, तुमको तो ये सवाल यहाँ पूछना चाहिए था कि सर वॉल्यूम ऑफ CO2 के लिए 5.2x कैसे बैठा है, वही चीज को अब यहाँ पूछ रहा है बेटा। सर ऊपर वाला ही पूछ रहे थे। क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। तो चलो सिमिलर प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहे बनाओ।
Sir, C2H4. Sir, C2H4. Yes, sir, C2H4. बाकी लोग देख बेटा C2H4 आ रहा सबका? Yes, sir, C2H4. आया? जबकि इस बार सेकंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिया आपके क्वेश्चन पे, देखो। फिर वो तो चलो बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे बेटा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन कितना है? 15 है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 7.5 लेफ्ट साइड में है ना। और इन दोनों का कैलकुलेशन में देखो फिर से आपका 7.5x कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 7.5 y/4। यहां से आपका y का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है यहां तक। अब दूसरा मामला ये कि सेकंड कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन अपने को वेपर डेंसिटी दे दिया 14, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 28। इसका मतलब CxHy जो है वो 28 होगा। कार्बन 12 होता तो ये 12x हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 होता है इसलिए ये y हो जाएगा इक्वल्स टू 28, और y का वैल्यू 4 आया बेटा, 4 पुट कर तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो आंसर होगा C2H4। बोलो, किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है तो बोल बेटा। नहीं सर। समझ में आया बेटा आप लोग को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एडियोमेट्री था बेटा, और देखो यहाँ पे एडियोमेट्री में आपके लिए कुछ और नहीं, ये छोड़ दो, या आपके लिए नहीं, यहाँ से अभी तक जो पढ़ाई पढ़े बेटा वो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अगर उसके जगह पर ये दे दिया जाए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या कार्बन हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, इन सब का इक्वेशन है। और इन सब में एक चीज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अब तक जो पढ़े बेटा वो सब में मिलेगा। देखो तो अब तक हम लोग ये पढ़े थे CxHy x प्लस y/4 xCO2 y/2H2। इसमें भी मिलाओ CxHy x प्लस y/4 xCO2 y/2H2। इसमें भी मिला लो CxHy x प्लस y/4 xCO2। ये आपका फिक्स्ड है बेटा। बाकी जो खेल हो रहा है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इसको याद रखिए। अगर यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा बेटा तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, ये सारे इक्वेशन देके पूछ लेगा कौन सा करेक्ट रिलेशन है। इसको याद रखना है बेटा आप लोगों को। असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ बनाइए। अब आते हैं अगले और इस पार्ट का आखिरी टॉपिक, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का पूरा खेल बेटा जानते हैं किस पे? इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक चीज आपको पता होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए आपको देखना जो नोट्स हम भेजे बेटा उसमें सारा का सारा जितना पॉसिबल केमिस्ट्री में जो जनरल पैटर्न होता है रिएक्शंस का और जिसपे पूछा जाता है उस सारा का लिस्ट बना करके दे दिया है। बल्कि फर्स्ट चैप्टर के ही आखिरी में जाकर देखोगे तो इतना ज्यादा दे दिए बेटा कि अगर वो सारा याद रखोगे तो आपका एस ब्लॉक का रिएक्शन, पी ब्लॉक का रिएक्शन वो भी उसके अंदर में डाल दिए। ये आपको प्रैक्टिस करना। जैसे कि कुछ यहाँ पर देखो, जैसे देखो सबसे पहले क्या है, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या क्या देखो तो आपको ये पता होना चाहिए। एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर देता है। एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड देंगे तो भी सॉल्ट और वाटर मिलेगा, और अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस देंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड? मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक। इसका मतलब क्या हुआ? एसिड एंड बेस रिएक्शन किया तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा आपको। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक। एसिड एंड बेस रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है ना, एकदम वैसे ही आपको चल रहा है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए एसिड प्लस मेटल तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये सब याद करो बेटा, ये सब याद होगा तो देखना फटाफट बन जाएगा। जैसे कि कुछ और देखो, ये देख लो कुछ ऑक्साइड है जिसको हीट करने पर ऑक्सीजन लिबरेट होता है। और ये ध्यान रखना है कि मर्क्यूरी का ऑक्साइड और सिल्वर का ऑक्साइड को हीट करने पर फ्री मेटल और ऑक्सीजन गैस मिलता है, जबकि लेड का ऑक्साइड को हीट करने पर लोअर ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन होता है। ये सब याद रखना बेटा।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बोल, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं यहाँ पर? व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ CO2 इज नोन एज? Effervescence. हाँ, बुदबुद बोलते हैं इसको, मेटेलिक कार्बोनेट के साथ, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। से मेटेलिक कार्बोनेट इज कैल्शियम कार्बोनेट, से द एसिड इज HCl, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट विल बी COCl2, CO2 + H2। इसका फॉर्मेट याद रखिए, इक्वेशन खुद बना पाइएगा। और उसी तरीके से बाइकार्बोनेट लेंगे तो सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो याद रखो बेटा, आप लोगों को याद करना होगा। KClO3 को हीट करने पर KCl और O2 मिलता है, ये याद कीजिए। हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है, ये याद कीजिए। आइए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के, अब कुछ नहीं बोलेंगे बेटा, अब आप लोग सॉल्व करते जाओ, आंसर बताते जाओ। चलो, इसमें क्योंकि पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। चलो बेटे लोग, इतना टाइम। Sir, 44, 22, 22. इक्वेशन क्या है? यही है ना, 1 मोल यस सर। 1 मोल 1 मोल। 1 मोल कार्बन के साथ क्या पूछा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? तो पहला आंसर होगा 1 मोल, दैट इज 44 ग्राम CO2, 44। है ना। दूसरा में कह रहा है 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, सो दिस इज 1 मोल एंड दिस इज 32 ग्राम। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बताओ कौन लिमिटिंग, क्योंकि देखो फिर से अब देखो तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? ऑक्सीजन। लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन पे क्या दे दिया बेटा? 2 डेटा दे दिया, है ना। यही तरीका होगा आपको पकड़ने का कि कब आपको लिमिटिंग एजेंट लेना है, कब नहीं लेना है। तो बोलो, आ रहा समझ में? Yes, Yes, sir. sir. 22 gram of carbon dioxide. 22। हाँ 22। थर्ड वाला बोल बेटा।
22. 22. आया समझ में? यस चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब छोड़ो, डायरेक्ट एमसीक्यू पे आते हैं। सर ऑप्शन डी। चलो समझते हैं क्या कह रहा है बेटा। कैल्शियम Yes, sir, option कार्बोनेट D. वाज कंप्लीटली बर्nt इन एयर, तो बोलते कैल्शियम कार्बोनेट को एयर में बर्न करने से कुछ नहीं होता, बल्कि बेटा वो टूट जाता है। सुनो, क्या ये चीज आप लोग पढ़े हैं बेटा कि मेटेलिक कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो बोल क्या मिलता है? मेटालिक ऑक्साइड और CO2. कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बस याद रखना ये रूल कौन फॉलो नहीं करता है, इसको याद रखना। ये रूल सोडियम कार्बोनेट फॉलो नहीं करता है, ये रूल सिल्वर कार्बोनेट फॉलो नहीं करता है। सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पर तो टूटता ही नहीं है, लेकिन सिल्वर कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो रूल के हिसाब से तो ये मिलना चाहिए कि नहीं, देखो तो। जवाब दो। यस सर। है ना। लेकिन हाँ हीट के प्रेजेंस में थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि सिल्वर ऑक्साइड भी डिकम्पोज कर जाता है बेटा। सिल्वर तो सिल्वर कार्बोनेट का एक्चुअल आंसर होगा सिल्वर प्लस O2 प्लस CO2। ठीक है, तो अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक कौन हीट किए गए बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए, तो मिला क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो निकल जाएगा, जो बच जाएगा वही कहलाएगा रेसिड्यू। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये 100 ग्राम है, ये 56 ग्राम है। बोला रेसिड्यू अगर 28 ग्राम है, देख ले बेटा ये कितना होगा। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। Option B, sir. Sir, 67.2 liter. बोलो। Option B, sir. बॉम्बे। Yes. Yes, sir. जो लोग नहीं बना पाए, देखो बेटा यहाँ पर इक्वेशन क्या कह रहा है। आपको इक्वेशन कह रहा है कि आपके पास बोरोन क्लोराइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया, एलिमेंटल बोरोन मिला और बाई प्रोडक्ट HCl होगा। अगर इसको बैलेंस करोगे तो बोलो यहाँ पे 3 लगेगा ना 2 लगेगा? 2. BCl3 होगा, ये 2 होगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब कितना होगा? यहाँ पर 3 लगा दो बेटा, तो ये 6 होगा, ये 2 होगा। अब बोरोन कितना होगा? 2 इंटू 10.8। हाइड्रोजन कितना होगा? 3 इंटू 22.4। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कितना है?
21.6, तो माने यही वैल्यू है, सेम वैल्यू है बेटा, तो इसका मतलब यही आंसर रह जाएगा, तो ये आंसर आएगा। बोलो ठीक है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। ये और भी इजी क्वेश्चन है। सर ए सर ऑप्शन ए। 0.65 ऑप्शन है। अब बेटा ऑप्शन ए, किसी को कोई डाउट? यस सर। आगे बढ़े बेटा लोग। सर नहीं समझ में आया। अबे आज तू तबीयत ठीक है बेटा? आज तेरा आज तू पता नहीं, बोल तू ही बता, बोल किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा? सर H2SO4 और Zn। तो चल रिएक्शन बोल, बोल बेटा रिएक्शन को कंप्लीट कर। ZnSO4 और H2। H2O। सर सिर्फ H2। सिर्फ H2 है ना। अब देख क्वेश्चन में क्या दिया, क्या मांगा वो बता। सर जिंक का बोल रहा 20 जिंक का मास 224 मांगा, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है ना। तो यस सर। इक्वेशन के मुताबिक जिंक कितना है? 65 ग्राम। और इक्वेशन के मुताबिक हाइड्रोजन कितना है? 22,400 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये है डिमांड। बोल क्या दिक्कत है बेटा? ठीक है सर। नहीं नहीं वो ठीक है, वो समझ में आ गया, लेकिन तुम बार बार क्यों फंस जा रहा है? दिक्कत कहाँ और हमको वो बताओ। बोल मतलब कहाँ गड़बड़ कर रहा है? सर डिमांड नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर डिमांड क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है। डिमांड का तो पता नहीं बेटा, लेकिन एक चीज समझ में मेरे को आ रहा है कि आज तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहाँ रख करके आया है? हाँ सर चलिए इसको बनाइए। सर बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बाकी बी। लोग भी ट्राई करो, देखो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। आ रहा बी, चलो देखते हैं। अब किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। ऑप्शन डी। डी। यस सर। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। दैट मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट बेटा। तो यहाँ पर बेटा आज देख ले क्या क्या पढ़े। आज हम लोग पढ़े एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इडियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री। अगले क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा, तो चैप्टर कंप्लीट होगा।